नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। सामने जिस शख्स को आप देख रहे हैं वह है शरद पवार, एनसीपी के अध्यक्ष। एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य, या यूं कहें कि भारतीय राजनीति के जो मॉडर्न जो भारत की राजनीति है उसके चाणक्य हैं। वैसे तो लोग जो चाणक्य जो है उससे अमित शाह को सुशोभित करते हैं। मेरे हिसाब से अमित शाह जो है वो जुगाड़ू व्यक्ति कभी चाणक्य नहीं हो सकता। चाणक्य वो होता है, उसे कह सकते हैं जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर ले। अगर परिस्थितियां उसके विपरीत चल रही हैं उसको अपनी तरफ मोड़ ले। तो आज जो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक स्थिति है वो बड़ी डामाडोल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है कि शरद चंद्र पवार इन्होंने एनसीपी की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन्होंने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से इनके भतीजे अजीत पवार और एक शख्स हैं, इनके साथ में मिलकर कुछ खिचड़ी पक रही थी और इसकी भनक शरद पवार तक पहुंच चुकी। शरद पवार ने, पहले तो हम बात करते हैं कि शरद पवार ने जब ये यशवंतराव चौहान सभागृह में जब उन्होंने ये कहा कि अब वो एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ते हैं, उन्होंने एक टीम गठित की है, हर क्षेत्र के लोगों को उसमें नुमाइंदगी दी है। उसमें अजीत पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल और भी लोग जो हैं एनसीपी के बड़े नेता जो हैं वो सभी उसमें हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि शरद पवार 82 के ऊपर चल रहे हैं, अपने उम्र के 82 पड़ाव उन्होंने देखा है और अब वो ये भी चाहते हैं कि एनसीपी की कमान किसी ऐसे सुरक्षित हाथों में जाए कि जहां से कि उनकी ही तरह वो अडिग हो, मजबूत हो और उसे लेके आगे बढ़ाए। जैसा कि वो ये जानते हैं और ये समझते हैं कि अजीत पवार जो ये चाहते हैं कि एनसीपी के वो कर्ता धर्ता बने। जो व्यक्ति, उन्हें पता है कि जो व्यक्ति भाजपा में जाने के लिए लालायित है, उनके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहता है, तो शरद पवार ये कभी नहीं चाहेंगे। उन्होंने अपने 30-32 साल की जो भी इनकी राजनीतिक जो जीवन है, 32 वर्ष की उम्र में वो मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेके जो आज तक 50 साल का जो उनका करियर रहा है या उससे ज्यादा का, इसमें उन्होंने कभी भी इस तरह की शक्तियों के साथ में हाथ नहीं मिलाया है। तो वो आज भी वो अपने आप को उसी तरह से देखना चाहते हैं। तो ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब वो एनसीपी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो उस वक्त उस सभागृह में जितने भी इनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता उस हॉल में थे, करीब करीब सभी की आंखें नम थी। कोई बोल नहीं पा रहा था, सब यही कह रहे थे कि आपके बिना पार्टी आगे नहीं चल सकेगी। लेकिन उसी सभागृह में 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि अब इनकी उम्र हो चली है, इन्हें अब हटना भी चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन तक ये उस तरह से दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सब बातें हैं, तो ये 2 व्यक्ति कौन थे? वो ये 2 व्यक्ति थे, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। इनके संभाषण को सभी ने सुना, इनके ट्वीट्स को भी सबने देखा होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये 2 और बाकी जो इनका कैडर है, एनसीपी का कैडर है, वो सब इस समय शरद पवार के साथ खड़ा था। तो अब ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कहीं अजीत पवार आने वाले समय में, अगर परिस्थितियां बदलती हैं महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे की सरकार अगर जाती है, जो कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा निर्णय आ सकता है कि इनके जो विधानसभा जो मेंबर्स हैं वो अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं 16 मेंबर्स, तो ऐसे हालात में ये सरकार चली जाएगी। तो
भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ये कोशिश कर रहे थे कि अजीत पवार और एनसीपी के कुछ विधायकों को लेकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के पहले। और उसके पहले शरद पवार ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद अमित शाह या उस गुजरात लॉबी को भी नहीं थी, इवन यहां तक कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को भी नहीं थी। अब ये लोग ये भी देखकर दंग है कि अगर यदि ये ऐसा कोई निर्णय लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर ये जाएं, क्योंकि अजीत पवार की भी अपनी महत्वाकांक्षा है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं या वो अपने आप को देख रहे हैं, तो वो इस तरह के अगर कोई निर्णय लेते हैं तो क्या इनका राजनीतिक वजूद खत्म होने वाला है? शरद पवार ये जानते हैं और ये इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो भी गया है उसका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया। एक नाथ शिंदे अभी हालिया उदाहरण है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि शिवसेना का सिंबल ले लिया, सब ले लिया, शिवसेना पार्टी ले ली, फिर भी उनमें हिम्मत नहीं कि दादर के अपने ऑफिस में वो जा सके। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इन सब के पीछे का शरद पवार का खेल क्या है। अब हमें यह भी समझना होगा कि शरद पवार सही में कि अपने उम्र के उस पड़ाव पर हैं और जहां पर वो चाहते हैं कि एनसीपी की कमान किन्हीं ऐसे व्यक्तियों, ऐसे लोगों के हाथों में चली जाए जहां पर पार्टी और पार्टी की कमान, पार्टी सुरक्षित रहे। स्क्रीन पर जो आप जो फोटो देख पा रहे हैं, इन्हें भी आपको समझना पड़ेगा कि अजीत पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार। हमने यह भी देखा कि जब अजीत पवार और शरद पवार जी ने जब यह घोषणा की, उसके बाद अजीत पवार ने अपने वक्तव्य दिए कि भाई ये उम्र अब वो उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अभी उनकी उम्र नहीं है यहाँ दौड़ने की, ज्यादा जाने की, आने की। सुप्रिया सुले भी कुछ कहना चाहती थी मंच पर। हम सब ने देखा कि अजीत पवार ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मुझे कहने दो, उन्हें रोक दिया। लेकिन हम सब ने यह भी देखा कि उन दोनों भाई बहनों या यूं कहे चचेरे भाई बहनों में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं था। जब वो स्टेज पर थे तो ऐसी कुछ भी ऐसी नहीं दिखी कि उनमें तलखी हो। तो क्या पता पर्दे के पीछे का भी खेल हो, क्योंकि सीबीआई और ईडी जो है वो भी अपना खेल खेल रही है। प्रफुल्ल पटेल जब उड्डयन मंत्री थे उस समय जो उन्होंने जहाज, जो एयरबस जो कुछ खरीदे गए थे उसमें उनका नाम है, घोटाले में है, तो ईडी उसकी जांच कर रही है, उस जांच के दायरे में भी वो है, तो उससे वो बचना चाहते हैं, तो इसलिए वो अजीत पवार के साथ हैं। अब हम बात करते हैं कि शरद पवार चाहते क्या है। शरद पवार ने गाहे बगाहे कई मौकों पर उन्होंने जो एनसीपी पार्टी की जो कमान है, उन्होंने चाहा है कि रोहित पवार जैसे जो उनके पोते लगेंगे उनके हाथों में जाए, उनके मार्गदर्शन उनका रहेगा, उनके हाथों में जाए। तो अब देखना यह है कि शरद पवार का जो मास्टर स्ट्रोक है, एक जो पार्टी की कमान कौन संभालेगा, दूसरा क्या अजीत पवार अब भी वो हिम्मत करेंगे कि बीजेपी के साथ में मिलके महाराष्ट्र में कोई सरकार बनाए, ऐसी क्या वो सोच सकते हैं। तो देखना है कि शरद पवार का जो रेजिग्नेशन का जो मास्टर स्ट्रोक है वो आने वाले समय में बताएगा कि कितना सफल हुआ है या कितना असफल हुआ है, और यह भी बताएगा कि अजीत पवार क्या एनसीपी के अध्यक्ष पद पर काबिज होते हैं या कोई और होता है। क्योंकि ये दो चेहरे जो हैं, जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, क्या इन दो में से कोई एक होगा। तो ये सब भविष्य के गर्भ में है, देखते हैं किसके हाथों में क्या आता है और महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या उठापटक होगी। हम सब इसका इंतजार करेंगे। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इसे सुना तो समझा भी होगा, समझा होगा तो फिर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।